Right. So let's start again. So see, this is a question here. Which Indian city has been added to UNESCO Creative Cities Network in literature category? So the answer you can see is Kozhikode. Let's understand first. Creative Cities Network, literary category, literature category, and UNESCO. अब UNESCO क्या है? It is a body, it is an organization which is a sister organization of United Nations. ये यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? यूनाइटेड नेशंस का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट तरह की जो एजुकेशनल एंड सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज करता है। तो ये क्रिएटिव सिटीज़, जिस भी सिटीज़ में कुछ लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होता है या और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें, तो उसको ये रिकग्नाइज करता है। अब देखिए, इंडिया की 2 सिटीज़ हैं यहाँ पे, ग्वालियर के साथ, कोझिकोड के साथ ग्वालियर भी है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 2 चीज़ें। पहला, ये किसने रिकग्नाइज किया है? यूनेस्को ने, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। कौन सी सिटीज़ हैं? ग्वालियर एंड कोझिकोडे, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोझिकोए इन तेलुगु, इन द मलयालम लैंग्वेज, ठीक है? तो मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपको पता है जो सिंधियाज का जो कैपिटल था, सिंधिया स्टेट, वन ऑफ द 5 पेशवाज के बाद जो मराठा एम्पायर जो ब्रेकअप हुआ था, उनमें से वन ऑफ द स्टेट ग्वालियर। देन केरला का आपको कोझिकोडे जगह जानते ही हैं आप, ठीक है? तो ये 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को ये रिकग्नाइज किया गया। फाइन, लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर एज वेल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution conducts the inflation expectation survey of households? पहले हम आंसर देख लेंगे, फिर समझते भी हैं इसको। आरबीआई इसका जवाब है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस राइज की बात आपने सुनी है, प्राइस बढ़ता है चीज़ों का, राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, 2-3 वजहों से बढ़ते हैं। एक तो क्या है, जब शॉर्टेज हो गई, फॉर एग्जाम्पल मानसून नहीं आया, मानसून अच्छा नहीं आया, बारिशें कम हुई, उसकी वजह से क्या होगा, जो फसल है उसकी जो प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स विल बी रिड्यूस्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कम कम प्रोडक्शन हुई, पर डिमांड तो वही है, डिमांड तो ऑलरेडी उतनी ही है, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरा, जब प्रोडक्शन सेम है बट डिमांड बढ़ रही है, उस केस में भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये आरबीआई ने एक सर्वे किया हाउस होल्ड्स का, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं कंट्री में, तो उनकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो द आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक। तो इसका मेन रोल क्या है आरबीआई का? मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है देश की ना, मॉनेटरी पॉलिसी को, जो हमारे बेस रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको ये जो डिफाइन करता है, इनको रिव्यू करता है, बाई मंथली इनकी रिव्यू कमेटी होती है। तो ये आरबीआई उस चीज़ को करता है। इट्स अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व को भी होल्ड करता है। फॉरेक्स रिजर्व, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं देश के, जो हम डॉलर्स में मेंटेन करते हैं या कुछ और करेंसीज में या गोल्ड में, रिवर्स आरटीपी, रिवर्स ट्रांसपोजिशन, तो ये फॉरेक्स रिजर्व उस चीज़ में मेंटेन करके रखता है। तो ये आपका हो गया, ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू, सो इट डज दिस। सर्वे कहाँ कहाँ हुआ था? 19 सिटीज़ में हुआ था, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली वर दी इंपॉर्टेंट वंस। तो ठीक है, मूव फॉरवर्ड। तो आरबीआई कंडक्ट्स दिस बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। इट्स टास्क विद द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ द कंट्री एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसका मेजर एक, आरबीआई का जो मेजर एक रोल है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो एक एन के सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आपका एफआरबीएम एक्ट आया था, एफआरबीएम एक्ट। तो इसने बोला कि हमारी जो इन्फ्लेशन है ये 4 ± 2, तो 2 से 6%, 2 से 6% की रेंज में रहनी चाहिए। तो इसी तरह ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा,
और बहुत कम हो जाएगी तो ग्रोथ में भी इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कंज्यूमर डिमांड का उससे काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द इन्फ्लेशन एंड द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट? लेट्स मूव फर्दर नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, राइट? Which organization has released the impact of disaster on agriculture and food security? अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आंसर तो इसका FAO है, बट हम अगर हमें नहीं भी पता है तो हम क्वेश्चन देख के आंसर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अब देखो, डिजास्टर, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इनमें से कौन सी जो बॉडी किस चीज़ से डील करती है। अब नबार्ड देखिए, नबार्ड इज अ बैंक फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ये रूरल एग्रीकल्चरल रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। आपको एटलीस्ट इतना रोल तो पता रहना पड़ेगा, रूरल एंड एग्रीकल्चरल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? ये एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब नीति आयोग, आपको पता है ये एक थिंक टैंक है। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। इसने क्या किया, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, तो ये उसके ऊपर तो इसने रिपोर्ट रिलीज करने के चांस कम रहेंगे। नबार्ड का भी ये रूरल डेवलपमेंट से डील करता है, तो थोड़ा मुश्किल है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। फिर UNEP, अगर आपने पढ़ा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये आपका एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड दे देते हैं आपको यहाँ पे। तो UNEP आपने देखा होगा 1992 में एक रियो अर्थ समिट हुआ था। रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट, राइट? उसमें फर्स्ट टाइम ऐसे निकल के आया कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी हमारी होनी चाहिए। उससे पहले 1972 में भी एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो UNEP एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज इन चीज़ों से डील करता है। तो प्रोबेबिलिटी डिजास्टर से डील करने की हो सकती है, बट फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर के चांसेस कम हैं। अगर हम देखें FAO को, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका काम मेजरली फूड सिक्योरिटी से डील करना है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से डील करना है। तो इस तरह से अगर हमें आंसर नहीं भी आता है तो हम रीजन आउट कर सकते हैं। दिस इज आई एम सेइंग, आना ऐसे तो आपको आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आपने पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आंसर इवॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय FAO, रिपोर्ट क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज in the frequency of extreme disaster events over the past 5 decades। पिछले 50 साल में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए हैं, जैसे अराउंड 400 डिजास्टर एनुअली हो रहे हैं ग्लोबल स्केल पे, राइट? अभी डिजास्टर के बारे में हमने देखा अभी रिसेंटली हिमाचल में, वी हैव सीन हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, मास वेस्टिंग हुआ। फिर अभी सिक्किम में देखिए, सिक्किम में जो तीस्ता रिवर है आपकी, वहाँ पे तीस्ता रिवर के फ्लडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें जो हमारे जवानों की शहादत हुई, वहाँ पे उनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। और इजिप्ट में भी, आप लिबिया में आपने देखा था, लिबिया में भी 2 डैम्स के बर्स्ट होने से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है, सिटी में पूरा फ्लडिंग हो गया था। इसके अलावा भी हर जगह हमने देखा है, कोसी में, कोसी अपना रूट चेंज कर दिया, उससे भी फ्लड आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, फिर मुंबई में फ्लडिंग होती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सीइंग बहुत ज़्यादा ये डिजास्टर्स आर वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मली हैपनिंग दीज डेज, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहे हैं। तो इसको एक चीज़ है, इसका क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्लाइमेट चेंज तो है ही है। अब क्लाइमेट चेंज के भी क्यों हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस। एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस क्या होती है? एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस, एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस दैट इज मैन मेड प्रॉब्लम्स, जो ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स है। अब मैन इंटरफेयर कर रहा है सोशल सेटअप में, नेचर में अगर इंटरफेयर करोगे तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। गांधी जी ने एक बड़ी सही बात कही है, देयर इज एनफ इन द नेचर फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। So we have to understand here, to protect the generation, the future generations, the ecosystem for future generations, we have to understand the urgency. We have to understand the urgency. एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं,
क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है ये, 16-17 साल की स्कूल स्टूडेंट है। इन्होंने कहा आई डोंट वांट यू टू रिलैक्स, आई वांट यू टू पैनिक। इनका ये कहने का तात्पर्य, इनका मतलब ये है कि दिस इज नॉट द टाइम टू रिलैक्स, बिकॉज जो हम वी डोंट inherit, we do not inherit our resources from our forefathers, but we borrow it from our children. We borrow it from our children, our future generation, right? So sustainable development का एक concept भी दिया Brundtland Commission ने, it is that development which fulfills the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation or the ability of future generation to fulfill their own needs. तो ये हमें ओवरऑल समझना पड़ेगा कि कैसे जो डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, राइट? इसकी वजह से हमने देखा होगा हमारे काफ़ी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। आप पढ़ते रहते हैं, जो IUCN की रेड लिस्ट है, उसके साथ आपका रेड डेटा बुक है इसकी, तो उसमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। तो आई थिंक दिस शुड सफाइस। Now moving on to a little bit of sports here. All of you who are football enthusiasts, I mean the man himself, Ballon d'Or, आपको पता है ये बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल में। तो इस बार भी ये लियोनेल मेसी, I mean after many years Argentina eventually went on to win the football World Cup. So the long cherished dream of the man himself, Lionel Messi, was fulfilled. ठीक है, it was the 8वीं बार इनको बैलोन डॉर का प्राइज मिला है। इसके अलावा जो स्पेन की वर्ल्ड कप विनिंग स्टार है आइतियाना बोनमाती, इनको वुमेन्स प्राइज मिला है। वुमेन सेक्शन में आइतियाना बोनमाती इनको वुमेन सेक्शन में ये अवार्ड मिला है, राइट? अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी नाम सुना है, उनको ये अवार्ड 5 बार मिल चुका है, राइट? और उसके बाद जो है नॉर्वे के एर्लिंग हैलांड और फ्रेंच फुटबॉलर किलियन एम्बापे, ये सेकंड और थर्ड लिस्ट में है। किलियन एम्बापे आपने देखा होगा इस बार वर्ल्ड कप फाइनल में देयर वाज अ वेरी टाइट मैच। किलियन एम्बापे who was a find of the tournament and Messi, they locked horns in the final. तो आपको बस इसमें ये याद रखना कि बलोन डॉर किस स्पोर्ट का पूछा जा सकता है। इट्स अ फुटबॉल, इट्स अवार्डेड टू द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर एंड इस बार ये लियोनेल मेसी को मिला है। ये इनको रिकॉर्ड 8 टाइम मिला है। इसके बाद आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ही हैज़ गॉटन इट 5 टाइम्स एंड आफ्टर दैट वी हैव एर्लिंग हैलांड एंड फ्रेंच फुटबॉलर किलियन एम्बापे। और वुमेन सेक्शन में स्पेन की आतियाना बोनमाती को ये प्राइज मिला है। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव फर्दर नाउ। तो try to understand the essence and the clarity of the things that we are moving with. Which organization released a report which states that Indian farmers faced $169 billion implicit tax due to export measures? Question को पहले समझना जरूरी है। This sounds like a very tricky question to understand. So let's first break it down. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोई रिपोर्ट रिलीज की है जिसने कहा है कि जो भारत के जो किसान हैं उनको 169 बिलियन डॉलर्स का इम्प्लिसिट टैक्स पे करना पड़ा है। लेट्स अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट टैक्स क्या होता है। एक तो टैक्सेशन हम करते हैं, जो हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, देन GST पे करते हैं, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्स। बट उसके अलावा ये इम्प्लिसिट टैक्स क्या चीज़ है? इम्प्लिसिट टैक्स वो है जो हमें पता नहीं है बट हम पे कर रहे हैं। जैसे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं कुछ किसानों को, उसकी वजह से उनको उनकी कंपेटिटिवनेस, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंपेटिटिवनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट होती है। तो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो चीपली अवेलेबल होंगे, तो हमारे जो किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उतने अट्रैक्टिव प्राइजेस में इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने का मौका या अवसर
प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट्स, तो ये रिपोर्ट किसने रिपोर्ट जारी की? OECD। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इस बारे में रिपोर्ट रिलीज करती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज मेजर्स द ओवरऑल, सी व्हाट हैपेंड इन 2022, इसने कहा कि इंडियन फार्मर्स इनकर्ड इम्प्लिसिट टैक्स ऑफ दिस मच। ये किस वजह से हुआ? एक्सपोर्ट बैन, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स को, ड्यूटीज लगा दी, परमिट्स इम्पोज कर दिए, जिससे, और वीट, जैसे वीट और राइस, अभी इंटरनेशनल मार्केट में यूक्रेन वॉर की वजह से, यूक्रेन जो वॉर हो रही थी, अब आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो, यूक्रेन और रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट है। तो जब वो ब्लैक सी वाला रूट वो ब्लॉक हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई वर्ल्ड में कि वीट कहाँ से आएगा। तो तब इंडिया ने ऑल्दो इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा वहाँ पे चेक्स लगा दिए। एक और इंटरेस्टिंग देयर इज एन इन्फॉर्मेशन कि इजिप्ट, जो इंडिया का क्लोज अलाई भी है, फ्रेंड भी है, तो हमने 61,500 टन्स 1,500 टन्स ऑफ वीट हमने एक्सपोर्ट किया है। इतना हमने वीट एक्सपोर्ट किया है इजिप्ट को, इन स्पाइट ऑफ द क्राइसिस। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से ये जो हमने एक्सपोर्ट बैन लगा दिए, कर्ब्स लगा दिए, परमिट्स लगा दिए, ओवरऑल जो मार्केट प्राइस है फार्मर्स के लिए वो नेगेटिव हो गया, उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वजह से ये OECD की रिपोर्ट है, इसने ये कहा है कि ओवरऑल जो हमने एक्सपोर्ट को कर्ब किया थोड़ा सा व्हीट राइस की वजह से फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। Moving further, let's see this question here. S-400. I think many of you might have read about it. S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये इंडिया ने रशिया से ये लिया है। ठीक है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, स्क्वाड्रन है, ये रशिया से लिया है इंडिया ने। अब इसके अलावा अगर दूसरे हम देखें, इजराइल का भी एयर डिफेंस सिस्टम है एक। इजराइल का कौन सा है आपको पता रहेगा? इट इज आयरन डोम। आयरन डोम। देन वी हैव यूएस का है एक, यूएस का है थार्ड, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एंड एयर डिफेंस सिस्टम। तो दीज आर द टू सिस्टम्स। देन एक ये है। अभी देखिए इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज किए 3 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के। ठीक है, 2018-19 में इंडिया ने एग्री किया था कि रशिया से वो प्रोक्योर करेंगे। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, 35,000 करोड़। तो 5 में से 3 were to be delivered, 3 were delivered, whereas the delivery of the remaining was hindered due to, तो हमें 5 टोटल स्क्वाड्रन्स हमें चाहिए थे। वी हैड दिस डील विद द रशियंस, बट जो यूक्रेन वॉर की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए इंडिया हैज़ क्लोज रिलेशंस, इंडिया हैज़ क्लोज रिलेशंस विद developing proximity to the United States as well as Russia also. Russia is a time tested friend. जब 1971 वॉर में यूएस ने अपनी 7th फ्लीट इन अंडमान्स के लिए छोड़ दी थी, तो रशिया केम टू आवर रेस्क्यू। तो अभी यूएस क्या करता है, रशिया से इंपोर्ट पे वो अब सैंक्शंस लगाता है। उसका काटसा एक एक्ट है, उसके थ्रू जो भी कंट्री उनके अलाइज या फ्रेंड्स हैं या दूसरी कंट्रीज भी जो रशिया से कुछ डिफेंस मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर इट इम्पोजेस सम सैंक्शंस। बट इंडिया ने इंपोर्ट किया S-400 रशिया से, बट escaped इंडिया एस्केप्ड these sanctions because of its deft diplomatic smarts। इसके साथ हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कहाँ कहाँ पे हमने ज़्यादा यूज़ करने का हमारा जो प्लान है, चाइना और पाकिस्तान। अब देखिए जो वेस्टर्न हमारा फ्रंट है, लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपका, तो हम थोड़ा सा, ये आपका हो गया अक्साई चिन एरिया, दिस इज अक्साई चिन। यहाँ पे डोकलाम, ये जो भूटान के वाला एक्सेस, यहाँ पे आपका तवांग सेक्टर है, तवांग। ठीक है,
अब चाइना ने यहाँ पे एक तो गलवान इंकर्जन किया था, गलवान स्प्रिंग्स, एक दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे डोकलाम, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे तवांग सेक्टर में यांगसे रिज है, वहाँ पे भी चाइना ने ये पंगा किया है। और इधर देख लो पाकिस्तान वाला हमारा जो पीओके एरिया ये वाला, और ये हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये राजस्थान तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब इंडिया इज सराउंडेड बाय सच इनिमिकल नेबर्स। हमारे जो नेबर्स हैं काफ़ी हमारे अच्छे टाइज नहीं है। चाइना भी इंकर्जन करता रहा है, इंटरनेशनल फोरा पे हमारे खिलाफ वो कॉपरेशन नहीं किया उसने। और सिमिलरली पाकिस्तान तो आपको पता ही है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि कश्मीर में हम आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर और एक जम्मू कश्मीर के DYSP दे वर मार्टर्ड। तो इस सिनेरियो में, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, इस सिनेरियो में इट बिकम्स important to understand that we need a state of the art. We need a state of the art defense technology, defense tech, right? State of the art defense technology चाहिए। तो इसके लिए ये S400 is a step in the right direction, right? I think this should help you understand the background behind this concept. Let's move a bit further now. Another important area here again, Paladan multimodal ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कोलकाता को किससे कनेक्ट करता है? ये सितवे एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट है एक आपका म्यांमार में, सितवे पोर्ट है, उससे ये कोलकाता को कनेक्ट करता है। तो इट इज अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, एम्स टू कनेक्ट द सी पोर्ट ऑफ कोलकाता, सितवे सी पोर्ट इन रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार बाय सी, और बीच में इसका रिवरीन एक सेक्शन भी है। ठीक है, रिवर कालादान है जो, इसमें एक आपका जो इनलैंड सेक्शन भी है, राइट? ये देखिए कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनलैंड ड्रेनेज, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सितवे टू रिवर कालादान। तो कालादान रिवर है, वहां से एक इनलैंड भी है इसका जो कनेक्शन। अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस क्रॉस बॉर्डर रोड को एग्रीमेंट दिया है। तो दिस विल हेल्प अस इन आवर आउटरीच टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, राइट, our northeast region is connected with this 123 किलोमीटर लॉन्ग चिकन नेक बॉर्डर। तो वहाँ पे चिकन नेक बॉर्डर है, तो हमारी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आर फोकस्ड अटेंशन टुवर्ड्स building infra which may include roads, railways, as well as air transport नॉर्थ ईस्ट। अब हमने RCA स्कीम का नाम सुना ही है, उड़ान प्रोजेक्ट, जिसमें उड़ान 4.0 जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसके लिए एक स्पेशल फोकस है। फिर रोड, हम एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ये ट्राइलेटरल हाईवे भी बना रहे हैं। फिर इधर रेलवेज भी हम क्रॉस बांग्लादेश से भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो ओवरऑल इन चीज़ों का एक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हाउ वी कैन इंश्योर कि हमारा जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है एक्ट ईस्ट। अब एक्ट ईस्ट से मतलब क्या है, ये जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओ, वियतनाम, ऑल दीज कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनकी तरफ एक, और जापान के साथ, जापान, साउथ कोरिया, इनकी तरफ एक क्लोज कनेक्शन बनाना। और इसके लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल विदाउट नॉर्थ ईस्ट। सो एक्ट ईस्ट एक्चुअली लीड्स टू एक्ट नॉर्थ ईस्ट, act northeast. So this is how we're going to understand the challenges that there are, right? So this is, I think this suffices to say that these projects that are taken by the government of India from time to time help us integrate and build a strong infrastructure connectivity to different sections of our country as well as our immediate neighborhood. जो हमारा immediate neighborhood है
में भी हमारा एक कनेक्टिविटी को ये इम्प्रूव करता है. Let's move a little further now. Which European country announced to discontinue its Golden Visa initiative from 2024? तो इसका आंसर जैसे आप देख रहे हैं नेदरलैंड्स है. ये गोल्डन वीज़ा 2013 में लॉन्च किया था डच गवर्नमेंट ने. डच गोल्डन वीज़ा के नाम से जाना जाता है. ठीक है. इट वाज डिजाइंड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेदरलैंड्स. ठीक है. द प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ 150,000 Dutch euros. This program was in line with the goals of several other offers and investment schemes. However, 2024 से जनवरी से ये डिसकंटिन्यूड कर दिया जाएगा. तो ये स्कीम बेसिकली ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है. इसमें बेसिकली जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि डच गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था 2013 में एक प्रोजेक्ट गोल्डन वीज़ा. तो जो इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता था कि आप 1250,000 यूरोस इन्वेस्ट करें. बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये पुल बैक कर रहे हैं. इसमें इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. आई थिंक के लिए इससे ज़्यादा जानने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है. जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग हेयर. तो विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया? अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स दो तरह के होते हैं आपके. एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एक रूरल. अर्बन और रूरल. तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसमें भी दो तरह के हैं. एक तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और कुछ जो सिंगल स्टेट. अभी कुछ को तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंट्रोल है बट मेजॉरिटी इसमें आरबीआई आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को ये कंट्रोल करता है. तो आंसर इज द आरबीआई है. आरबीआई इज asked like this, we can say that RBI is the one that regulates cooperative banks in the country. It has announced that the district central cooperative banks now have the authority to close their remunerative branches without the necessity of permission. This is not needed at all. So basically just understand that it is the Reserve Bank of India which is the basic regulator of the cooperative banks, and for the multi-state cooperatives how things affect from time to time, from states में कितना control है, center में RBI के पास कितना control है, that is outside the scope of this discussion. It would suffice to say कि RBI basically regulates our cooperative banks, right? So moving further, question number 20. We'll close our discussion after this question. Which country is associated with the integral field ultraviolet spectroscope experiment INFUSE? तो कौन सी कंट्री है जिसने ये इंटेग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट किया है? तो आंसर इसका आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ बीन एक्टिव. तो उसमें भी नासा का ये प्रोग्राम रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी. ये इन्होंने साउंडिंग रॉकेट एक मिशन कंडक्ट किया है जिसका नाम इन्फ्यूज है. दिस वाज लॉन्च बाय द व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज. ये न्यू मैक्सिको रीजन है जो यूएस का. इन्होंने वहां से इसको लॉन्च किया है. द एम इज टू स्टडी द स्टेलर इवेंट. ठीक है. एक सिग्नस लूप होता है इसमें सुपरनोवा में. उसको स्टडी करने के लिए ये नासा जब आएगा तो नासा यूनाइटेड स्टेट्स का है. ये इंटेग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है. So I think with this we have come to the conclusion of our second lecture. We'll try to continue from this, but basically try to revise all these things. Also आप सब कोशिश करें कि आप इसमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें. आपको ऐसे नहीं करना है कि आप सिर्फ रट्टा मारिए. कुछ चीज़ें जैसे इस तरह के सवाल हैं, इसमें आप क्रैम भी करेंगे, करना ही पड़ेगा. बट ओवरऑल जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कुछ टॉपिक्स में आपको चाहिए रहेगी.